हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारिता। और आज अपने पार्ट नंबर 2 इसका डिस्कस करेंगे। अपने आज के दो टॉपिक हैं, एक है परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवण, और दूसरा जो टॉपिक है वो है ध्रुवण सदिश। ठीक है, तो दोनों ही टॉपिक इसमें क्या है समझ लो, थियोरटिकल टॉपिक है। पेपर में जो क्वेश्चन आने की चांस हैं वो ध्रुवण सदिश से होती हैं, लेकिन ये वाली है ये यहाँ पे परिभाषाएं हैं। आज का सारा टॉपिक थ्योरेटिकल है। आज भी अपने विद्युत धारिता के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक पेपर के लिए आज से 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं आए। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, लेकिन फिर भी अपने को पढ़ना तो पड़ेगा अगर बुक में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है आज वाला, ये वैसे तो क्या है कि केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, केमिस्ट्री में ये परिभाषाएं आती होती हैं जो आज आप पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में चलो इनको डाल रखा है तो अपने पढ़ेंगे। एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि पिछली बार भी मेरे साथ कई स्टूडेंट्स की बहस हुई थी इस टॉपिक पर मेरे से थोड़ी सी। वो कहते कि सर हमारी केमिस्ट्री में तो ऐसे परिभाषा दी हुई है, फिजिक्स में ऐसे दी है, तो आप फिजिक्स को फिजिक्स के हिसाब से पढ़ो, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, लेकिन परिभाषाओं में देखो ऐसे हो सकता है भी शब्दों में चेंज हो, लेकिन उनका अर्थ चेंज नहीं होता। अर्थ उनका जो फिजिक्स में है वही केमिस्ट्री में रहेगा। हाँ, हो सकता है वहाँ पे कुछ और शब्द यूज किए हुए हों, यहाँ कुछ और शब्द यूज किए हुए हों। तो आपको क्या करना है, ये वाली परिभाषाएं जो इसमें दी हुई है वही पढ़नी है। तो थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको क्या है पढ़ना है इसको। तो स्टार्टिंग वाला ये जो टॉपिक है इसमें से तो क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांस हैं, लेकिन आगे जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना अपने, जो इसमें आएगा ध्रुवण सदिश। ठीक है ना, ये आ गया ध्रुवण सदिश, पोलराइजेशन वेक्टर। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन एक आधी बार ही आया हुआ है पेपर में। ठीक है, तो अब देखो परावैद्युत पदार्थ। वैसे अपने कल इसके बारे में पढ़ा था कि डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, यानी जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनको ही अपने क्या बोल देते हैं, परावैद्युत पदार्थ बोल देते हैं। ठीक है, कुचालक जो पदार्थ होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो ये चीज क्या आ गई कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब देखो पहली चीज कि ये विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे। अगर आप इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे, ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, वो तो है ही। लेकिन अब आपको क्या है कि अगर मान लो आप इस परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रख देते हो, मान लो ये आपके पास एक प्लस प्लेट है, ठीक है, और इधर आपके क्या है, एक माइनस प्लेट है। तो अब आपने यहाँ इसको बीच में क्या कर दिया, एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। तो अब देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में होगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लस से माइनस की तरफ। तो अब क्या होगा कि जो ये वाला पदार्थ है इसका, आपको पता है कि इसमें क्या है, पदार्थ होता है, पदार्थ में अणु होते हैं, अणु में परमाणु होते हैं, और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो आवेश तो होते ही है पदार्थ में, तो वो आवेशों के कारण इसका खुद का क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है, ई विद्युत क्षेत्र इस पदार्थ का होता है, परावैद्युत पदार्थ का। तो अब इस ई जो विद्युत क्षेत्र है, जब अपने इसको बाहर वाले विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो इसके खुद का विद्युत क्षेत्र कुछ चेंज होता है। वो चेंज क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब आप बाहर विद्युत क्षेत्र में इसको रख देते हो तो इन इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के कारण क्यू बल लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है और बाहर आपने विद्युत क्षेत्र ई विद्युत क्षेत्र लगा रखा है, तो उन इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है, F बराबर क्यू बल लगता है। तो उस बल के कारण वो प्रवाहित तो नहीं होते हैं, प्रवाहित नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे तो है नहीं भी आपने बाहर से बल लगा दिया और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। इलेक्ट्रॉन कुचालक पदार्थ में फ्री नहीं हो सकते। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े हिलडुल जाते हैं। ठीक है ना, अपनी स्थिति से थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, हिलडुल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ा सा स्थिति में चेंज हो जाता है। तो जिससे अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में थोड़ा बहुत चेंज हो गया, इधर उधर हो गया, तो उससे क्या होता है, उसका विद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, आवेशित कण के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन का भी विद्युत क्षेत्र यहाँ पे प्रभावित होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन के विद्युत क्षेत्र प्रभावित होने के कारण इस पूरे पदार्थ का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर आप रख देते हो, बाहर से विद्युत क्षेत्र इस पे लगा देते हो, तो ये खुद विद्युत प्रभाव दर्शाने लगते हैं। विद्युत प्रभाव का मतलब इनमें खुद में क्या होती है, हलचल होती है, जिसके कारण इनका खुद का विद्युत क्षेत्र थोड़ा बहुत बनता है। ठीक है, और वो बनता क्यों है, क्योंकि अंदर आवेशमय हिलडुल हो जाती है।
ठीक है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, आवेशों में क्या हो जाती है, हिलडुल हो जाती है, जिससे क्या होता है, विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। तो इन्हें परावैद्युत पदार्थ कह देते हैं। एबोनाइट हो गया, मोम, कागज, तेल आदि सारे ये क्या है, एक परावैद्युत पदार्थ का उदाहरण है सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अभी आपको एक्सप्लेनेशन की दी है मैंने, कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, परंतु इसके कारण इसमें उपस्थित परमाणुओं या अणुओं में आवेश अब उसमें क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा इसमें नाभिक भी होता है। नाभिक पर क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं परमाणुओं में और नाभिक भी होता है, यानी प्लस और माइनस आवेश दोनों ही होते हैं। तो उनमें क्या होता है, पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं, थोड़ा सा उसमें हिलडुल हो जाती है, हिलते डुलते हैं, जिससे इसके अंदर के विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी जो इनके अंदर विद्युत क्षेत्र होगा ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार हैं दो। पहला है ध्रुवीय परावैद्युत। वैसे ये टॉपिक आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ चुके हो, आप ये टॉपिक फिजिक्स में दोबारा पढ़ रहे हो इसको। ठीक है, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। अब देखो, जो बुक में परिभाषा दी हुई है वो तो ये वाली दी हुई है, लेकिन एक्चुअल में जो इनकी परिभाषा है ना, वो नीचे आएगी। ठीक है ना, बुक की परिभाषा और जो वास्तव में इनकी परिभाषा बननी चाहिए वो थोड़ी सी चेंज है। ठीक है ना, तो बुक वाले चलो अपने हिसाब से दे देते हैं, वो अलग बात है। तो ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है, और ये वाली परिभाषा आपको शायद इतनी ना समझ आई, लेकिन जो नीचे वाली परिभाषा है वो आपको क्या है, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो देखो परिभाषा क्या है पहली इसमें, कि वे पदार्थ जिनमें क्या होता है, अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के वितरण के अंदर परस्पर संपाती न होकर अलग अलग होते हैं, उन्हें ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब देखो, है तो परिभाषा थोड़ी सी मुश्किल, ये समझो क्या चीज है, कि ये कह रहा है कि जिनमें क्या हो, कि ध्रुवीय जो परावैद्युत पदार्थ हैं उसमें क्या है कि पॉजिटिव आवेश जो और नेगेटिव आवेश, ये दोनों क्या हो, इनका जो केंद्र हो, मान लो ये पॉजिटिव आवेश यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका केंद्र, और जो ये नेगेटिव आवेश है इसका केंद्र बिल्कुल एक ऐसे क्या होते हैं, कि मान लो ये आपका एक सीधी लाइन है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ऐसे मान लो ऐसे है। ठीक है, तो अब संपाती का मतलब है भी, अगर इसका केंद्र यहाँ पे है इस एक्स एक्सिस पे, तो वाई इसका दूसरा जो नेगेटिव आवेश है उसका केंद्र भी क्या हो, एक्स अक्ष पर हो। ठीक है, और अगर मान लो ये वाई अक्ष पर है एक पॉजिटिव आवेश और दूसरा भी क्या हो, वाई अक्ष पर ही हो, ऐसे होता है। इसका मतलब होता है संपाती, मतलब बिल्कुल एक ही लाइन में। लेकिन अब क्या होता है कि मान लो एक्स तो यहाँ पे हो गया और वाई जो प्लस आवेश है वो तो यहाँ पे हो गया, और नेगेटिव आवेश इससे कुछ टेढ़ा हो गया, मतलब एक सीधी लाइन में ना होकर थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण HCl और H2O है। तो आपको एक बार देखो बुक में दिखाता हूं मैं, कि बुक में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो HCl अणु दिया है, कि HCl में क्या होता है, H पॉजिटिव ये वाला है, ये कौन सा है, H पॉजिटिव है, और इधर क्या है, Cl नेगेटिव आयन है। तो अब इसमें क्या है कि देखो Cl नेगेटिव का सेंटर यही रहा, ये Cl नेगेटिव, इसमें क्या है आपके पास Cl नेगेटिव आयन है, और H पॉजिटिव आपका ये रहा। तो अब ऐसे नहीं है अभी, जो इसका केंद्र है बिल्कुल इसके ऊपर या नीचे, मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे Cl नेगेटिव पड़ा है, बिल्कुल उसके ऊपर क्या है, H पॉजिटिव पड़ा है, तो अब जो इसका सेंटर होगा, जो इसके सेंटर से लाइन जाएगी वही क्या होगी, ऊपर वाला H पॉजिटिव के सेंटर से जाएगी। ऐसा नहीं होता। देखो अच्छे तरीके से उदाहरण आपको ये वाला समझ आएगा, दूसरा जो आपके पास H2O का है, तो H2O में देखो H ये रहा, और इधर भी H ये रहा, और यहाँ पे क्या है, O है। तो अब देखो इसमें क्या है कि जो H और ये वाला OH है, इसकी लाइन ये जा रही है इधर, ये वाला OH है, इसकी लाइन ये जा रही है। तो ऐसे क्या है, अलग अलग लाइंस जा रही हैं, मतलब इसमें क्या है, रेगुलरिटी नहीं होती, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो वही चीज आपको मैंने बताई हुई है कि इसमें धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र परस्पर संपाती न होकर अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोल देते हैं। लेकिन ये परिभाषा भी मुझे सेट नहीं लगी, इसका अर्थ भी मैंने यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही जगह न होकर एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। क्या होते हैं, इस ऊपर वाली लाइन का अर्थ मैंने लिखा हुआ है, नीचे ये बुक में नहीं है, अपनी तरफ से लिखा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का जो सेंटर होगा वो एक ही जगह ना होकर थोड़ा एक दूसरे से क्या होता है, दूर होता है। अब जो सही परिभाषा इसकी आती है ना, वो तो ये आती है कि क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये इसकी सही परिभाषा है कि इसमें प्रत्येक अणु का स्थायी नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है,
यानी कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ उसे कहते हैं जिनमें प्रत्येक अणु का स्थायी नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसे अपने परावैद्युत पदार्थ बोल देते हैं। अब देखो इसका अर्थ क्या है नेट द्विध्रुव आघूर्ण होने का, वो आपको बुक से ही करवाता हूँ। और ये जो डायग्राम है ना, ये आप बुक से बना लेना, मैंने नोट्स में नहीं बनाए हुए ये डायग्राम, टाइम ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है कि ये वाला Cl नेगेटिव आयन और यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आपके पास, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अब ये एक पॉजिटिव आवेश हो गया और एक नेगेटिव आवेश हो गया, दोनों पर आवेश का परिमाण समान है। तो अब ये एक क्या बन जाता है, विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव बनता है तो विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है, क्योंकि इन दोनों के मध्य कुछ दूरी है, ये दूरी अपने क्या लेते हैं 2a लेते हैं। तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है, तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से जो H2O अणु है, इसमें देखो इसमें क्या होता है, H पॉजिटिव होता है, ये H पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ गौर से देखना, ये भी H पॉजिटिव है और O यहाँ पे -2 है, O क्या है -2 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, इसमें दो द्विध्रुव बनते हैं। अब आप सोचोगे भी सर आपने तो कहा था कि जो द्विध्रुव होता है उसमें क्या होता है कि दोनों जो उसमें आवेश होते हैं समान परिमाण के होते हैं, तो यहाँ तो सर एक प्लस है और यहाँ -2 है, तो ये कैसे हुआ। तो अब देखो इसको ऐसे मानते हैं अपने कि जो O है आपके पास, O में क्या होता है यहाँ पे कि O -2 है ना जो यहाँ पे, उसको ऐसे मान लेते हैं भी O-1 तो यहाँ पे है और O-1 यहाँ पे है, एक द्विध्रुव तो ये बना रहे हैं, ठीक है, और एक द्विध्रुव यहाँ पे बन रहा है। तो O-1 मिलके कितना हो गया, O-2 ही हो गया, O-2 हो गया, O-1। तो अब एक द्विध्रुव तो यहाँ पे बन रहा है और एक द्विध्रुव यहाँ पे बन रहा है। देखो है तो सेंटर पे एक ही O-2, लेकिन उसको मानते ऐसे हैं कि अगर मान लो, आपको एक उदाहरण के द्वारा और समझाता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे +2Q आवेश पड़ा है एक बिंदु पर, ठीक है, और यहाँ पर एक -Q आवेश पड़ा है और बिल्कुल यहाँ पे एक -Q आवेश यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब ये दो द्विध्रुव माने जाएंगे। इस +2Q को अपने क्या मान सकते हैं कि यहाँ पे +Q दो आवेश पड़े हैं, दो आवेश पड़े हैं, तो एक द्विध्रुव तो ये वाला बन जाता है और एक द्विध्रुव ये वाला बन जाता है। और ऐसा क्वेश्चन अगर आपके याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में आपने किया भी था, लेकिन अब याद नहीं होगा, पुराना हो गया। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे दो द्विध्रुव बनेंगे, एक द्विध्रुव ये बनेगा, इसकी दिशा ये वाली होगी, क्यों होगी, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड क्या होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, और एक द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में बनेगा, तो दोनों का परिणामी यहाँ बीच में आएगा कहीं, क्योंकि दो सदिशों का अगर मान लो आपको दो सदिश ऐसे दिए हुए हैं, तो इनका परिणामी कहाँ पे होता है, इनके बिल्कुल बीच में होता है, यहाँ पे ये वाला परिणामी होता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि इनका परिणामी ये P नेट यानी परिणामी यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सीधी सी बात आपको याद रखने वाली चीज इसमें एक ही है कि जो इसमें पदार्थ होता है ध्रुवीय परावैद्युत, उसमें जो आपका परमाणु है या अणु है, अणु का क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जीरो नहीं होता द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का कुछ ना कुछ मान होता है। तो अब आपको ऊपर वाली परिभाषा नहीं याद रहती तो इसमें मत उलझो, आप ये परिभाषा लिखो कि वह पदार्थ जिसमें क्या होता है, प्रत्येक अणु का स्थायी या नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसे अपने क्या बोल देते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोल देते हैं। तो अब क्या होगा कि इसमें प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये पूरा HCl का क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं। तो ये एक अणु इसका क्या करेगा, विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार यहाँ पर करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखी हुई है, देखो वैसे तो आपकी ये जो जितनी भी लाइन आपको लिखी है, मैंने नोट्स तैयार किए हैं, ये आपकी बुक में सेम ही है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों के मन में वहम होता है कि नोट्स नहीं दिए या और है, करवा मैं बुक से भी सकता था आपको, लेकिन नोट से ही करवा रहा हूं मैं, क्योंकि माइंड सेट ही ऐसा होता है बच्चों का, चाहे बुक वाला सेम उतार दे, क्योंकि बुक में बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई थी इसकी, उसमें मैं चेंज कर ही नहीं सकता, तो तभी मैंने भी वही लिखी है, ठीक है। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में काफी संख्या में अणु उपस्थित होते हैं। अभी आप मान लो आपको 1 किलो पदार्थ दे दिया, 1 किलो कोई भी पदार्थ दे दिया, परावैद्युत पदार्थ ध्रुवीय है, तो उस 1 किलो में बहुत सारे अणु होंगे, और वो अणु क्या होते हैं, अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पूरे पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। अब देखो क्या होता है कि आपका जो पदार्थ होगा उसमें क्या होते हैं, इस प्रकार से अणु होते हैं अलग अलग,
ये अणु किस दिशा में, किसी दिशा में अगर मान लो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कहूँ तो इसका इस दिशा में होगा, इसका ऐसे होगा, ठीक है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे होगा इस दिशा में, इसका ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे हर एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में होता है, प्लस से लेके माइनस, माइनस से लेके प्लस की तरफ, ठीक है। ऐसे अलग अलग दिशाओं में क्या होता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो मतलब इस पर टोटल कितना होगा, सारे मिलके क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना होगा, 0 होगा, जब बहुत सारे परमाणु इसमें या अणु इसमें क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो वही चीज यहाँ पे है कि ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होता है, काफी संख्या में अणु उपस्थित होते हैं और अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, तो पूरे पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। तो आपको एक चीज यहाँ पे ये याद रखनी है कि इसमें एक अणु का तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में, लेकिन पूरे पदार्थ का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। समझ आया। अब पूरे पदार्थ का निकालेंगे कैसे, सारे अणुओं को जोड़ देंगे। तो सारे अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण तो जोड़ दोगे, लेकिन दिशा अलग अलग है उनकी, तो अपने क्या मानते हैं, नेट 0 मानते हैं। हो भी सकता है नेट हो, लेकिन 0 ही मानते हैं अपने, क्योंकि इतने बड़े पदार्थ में इतने ज्यादा अणु होते हैं कि अपने हर एक का नहीं निकाल सकते कि कौन सी दिशा में है, तो नेट 0 मान लेते हैं, ठीक है, उलझन से निकलने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइन इसमें जो आपको दी हुई है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रत्येक अणु पर बल आघूर्ण कार्य करता है। अब आपको पता है कि ये वाला एक द्विध्रुव है, हर एक अणु क्या होता है, एक द्विध्रुव होता है। अब जब आपने इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र ई में रख दिया, ये ई वेक्टर यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया आपने, मान लो यहाँ पे समरूप विद्युत क्षेत्र आपने लगा रखा है, ठीक है ना, ऐसे। तो अब क्या होगा कि हर एक जो इसमें द्विध्रुव, आपको पता है कि जब भी किसी द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है, और उस बल आघूर्ण का मान आपने P क्रॉस E चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक में निकाला हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा कि जब इस पदार्थ को, अपने पूरे पदार्थ को क्या कर देंगे, किसी बाह्य क्षेत्र में रख देंगे, विद्युत क्षेत्र में, तो इसके हर एक अणु पर क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बल आघूर्ण इस पे काम करेगा, हर एक पर, हर एक को क्या करेगा, ये इस तरीके से व्यवस्थित कर देगा। अब व्यवस्थित कैसे, क्यों करेगा ऐसे, क्योंकि देखो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा आपने ऐसे दिखा रखी है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे प्लस आवेश इधर होगा, जो आपने बाह्य, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज कहूँ कि जो समरूप विद्युत क्षेत्र है वो बनता कैसे है, तो एक प्लेट को पॉजिटिव आवेश देते हैं, एक को नेगेटिव, तो उनके मध्य जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो समरूप विद्युत क्षेत्र बनता है। तो अब जो इसका नेगेटिव पार्ट होगा वो तो पॉजिटिव की साइड रहेगा, और जो पॉजिटिव साइड होगा वो नेगेटिव की साइड रहेगा। मतलब इसमें बल आघूर्ण के कारण सारे अणु क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो व्यवस्थित हो गए अणु। तो अब अणुओं के व्यवस्थित होने से क्या होता है कि अब देखो, आपको पता है इसका, अगर मैं द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं तो इस अणु का भी इधर है, इस अणु का भी इधर है, इस अणु का भी इधर है, इस अणु का भी अब इधर हो गया। सारे अणुओं का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे P, जो P वेक्टर होता है आपके पास, उसका मान पहले 0 आ रहा था, यहाँ पे P वेक्टर का मान 0 नहीं आएगा, यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ मान आएगा। तो हुआ क्या, देखो, जब आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया इस परावैद्युत पदार्थ पर, तो उसमें क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे जो अपने परिभाषा में पड़ी थी परावैद्युत पदार्थों के, कि इसमें क्या होता है कि जब अपने इसको विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो विद्युत प्रभाव ये दर्शाने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो विद्युत प्रभाव यही है, इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। तो समझ आया, विद्युत ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो मेन इसमें 3 ही चीजें हैं, 3 चीजें दोबारा रिपीट कर लो, आपको रिपीट करवा देता हूं। पहले नंबर पर जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं उसमें एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा। लेकिन जब आपके पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र काम नहीं करता, सामान्य स्थिति में है वो, तब उसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण सारे पदार्थ का वो 0 होता है। एक अणु का तो होता है लेकिन पूरे पदार्थ का 0 होता है। लेकिन जब आप उसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तीसरी बात, तब क्या हो जाता है, उसके सारे अणु बल आघूर्ण के कारण व्यवस्थित हो जाते हैं, उनका द्विध्रुव आघूर्ण एक फिक्स दिशा में आ जाता है। ये चीज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो परिभाषा है, नेक्स्ट है वो है अध्रुवीय परावैद्युत, कि ध्रुवीय परावैद्युत और यहाँ पे अध्रुवीय यानी नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। तो इनमें क्या होगा, बिल्कुल ऊपर वाले की अपोजिट डेफिनेशन होगी कि वे पदार्थ जिनमें अणुओं के धनावेश या ऋणावेश का वितरण केंद्र एक ही बिंदु होता है
उसे अध्रुवीय परावैद्युत कह देते हैं। भी इसमें क्या हो सकता है, भी ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लो आपके पास एक अणु, अगर मैं HCl की बात करूं, वैसे तो HCl ध्रुवीय है, लेकिन अगर इसमें कहूं मैं तो H पॉजिटिव यहाँ पे हो सकता है और Cl नेगेटिव क्या हो सकता है, बिल्कुल इसके ऊपर हो सकता है। ऐसे H पॉजिटिव है नीचे छोटा, Cl नेगेटिव बिल्कुल इसके ऊपर। दोनों के सेंटर से, अगर एक के सेंटर से लाइन गुजारते हैं तो वो दूसरे के सेंटर से भी जाएगी, ठीक है ना। अगर 3 है तो तीनों के सेंटर से जाएगी वो वाली लाइन, ठीक है। तो अब ऐसे नहीं है, अब आपने देखो 3 वाला पिछले H2O पढ़ा था ना, H2O पढ़ा था, तो H2O में क्या पढ़ा था आपने, O यहाँ पे होता है और H यहाँ पे होता है और एक H यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या आया था, यहाँ नीचे की तरफ आया था। लेकिन अब इसका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो आपके पास है CO2। CO2 क्या है कि आपको पता है कि इसमें C तो ऐसे होता है, इसके साथ डबल बंद के साथ O होता है और इधर भी डबल बंद के साथ क्या होता है, O होता है। तो अगर इसका सेंटर अपने निकालें तो देखो ये O है, ये C है और ये आपके पास फिर से क्या आ गया, O आ गया। तो अब इसके तीनों के जो सेंटर होंगे C, O और O के, तो तीनों के सेंटर एक ही लाइन पर होंगे। तो संपाती होने का मतलब या केंद्र एक ही बिंदु का मतलब क्या है कि अगर एक के केंद्र से एक रेखा गुजार दे अपने किसी एक, कोई भी आपके पास जो परमाणुओं में इसमें तत्व है उसके एक के केंद्र से गुजार दें तो वो दूसरे दोनों के केंद्र से गुजरेगी। ऐसे नहीं अभी टेढ़े मेढ़े होंगे, इसमें बिल्कुल एक सीध में होंगे जो तीनों आपके पास होंगे, CO2 है जैसे, ठीक है। तो अब देखो वही चीज यहाँ पे कि पॉजिटिव व नेगेटिव अलग अलग नहीं होते, अगर होते हैं तो एक ही रेखा पर उपस्थित होते हैं, उन्हें अध्रुवीय परावैद्युत। लेकिन आपको ये परिभाषा याद ना करके परिभाषा ये वाली याद करनी है कि इसमें प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। अब शून्य देखो कैसे होगा, अगर मैं CO2 का एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे CO2 का एग्जाम्पल लूँ, यहाँ खाली जगह पे ले लेते हैं CO2 का एग्जाम्पल। तो देखो C आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे O है और यहाँ पे क्या है आपके पास O है। अब देखो क्या होता है कि O पे थोड़ा सा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस डेल्टा, और इसको अपने दर्शाते हैं प्लस डेल्टा से, ठीक है। और इस पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस डेल्टा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस डेल्टा होगा, ऐसे होगा। तो अब जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा ये वाली होगी, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, और अगर इन दोनों की बात करता हूं तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे होगा। तो देखो एक द्विध्रुव आघूर्ण तो ऐसे जा रहा है और दूसरा द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे जा रहा है, तो जो इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना होगा, 0। तो आपको ज्यादा संरचनाओं में उलझने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं उसमें तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य नहीं होता है एक अणु का। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपके अध्रुवीय परावैद्युत हैं इसमें क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण हर एक अणु का शून्य होता है। तो एक अणु का जब शून्य है तो सारे अणुओं का शून्य है, तो टोटल पदार्थ का कितना हो जाएगा, इसमें शून्य हो जाएगा। तो वही चीज अतः संपूर्ण पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होता है, शून्य होता है। तो अब इसमें भी क्या होगा कि जब इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पॉजिटिव आवेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में और नेगेटिव का विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उपस्थित हो जाता है। अब देखो इसमें जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम बुक में दिखा देता हूं आपको। जो ध्रुवीय परावैद्युत अध्रुवीय परावैद्युत हैं, तो वैसे तो इसमें क्या होगा कि देखो ऐसे दर्शाए हुए हैं, व्यवस्थित ही होते हैं इसमें सारे जो अणु होते हैं, ठीक है। अणुओं में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल एक लाइन में है ये, और इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, 0 है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल जब अपने इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो बिल्कुल जैसे आपके पास ध्रुवीय परावैद्युत आ रहे थे वही चीज इसमें होगी। इसमें भी क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव आवेश है, अगर मान लो ऐसे विद्युत क्षेत्र अपने लगा रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पे नेगेटिव, तो इनका जो नेगेटिव है वो थोड़ा सा इनकी दिशा में विस्थापित हो जाएगा, और जो इनका पॉजिटिव होगा वो इसकी इस वाली दिशा में क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में बिल्कुल दोनों, चाहे आपके ध्रुवीय परावैद्युत हों और चाहे अध्रुवीय परावैद्युत हों, दोनों एक समान प्रभाव दर्शाते हैं। तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो इनमें भी क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। तो अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, कंपटीशन में खास कर आता है कि निम्न में से किसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो ध्रुवीय परावैद्युत में, अध्रुवीय परावैद्युत में, दोनों में, या दोनों में से किसी में नहीं। तो क्या आ जाएगा आंसर, दोनों में प्रेरित होता है,
ठीक है ना। चाहे आपका ध्रुवीय परावैद्युत हो और चाहे अध्रुवीय परावैद्युत हो, दोनों में ही क्या होता है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो ये दोनों समान प्रभाव यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है कि जब इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पॉजिटिव वाला जो होता है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब इस दिशा में चला जाता है, और नेगेटिव वाला इस दिशा में आ जाता है। तो पूरे पदार्थ में, अणुओं में, वह पूरे पदार्थ में क्या हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि जब भी अपने परावैद्युत पदार्थों को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। समझ आई इतनी बात। अब जिसके नहीं आई समझ वो एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को, और नहीं समझ आती तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप इसमें ओनली परिभाषा याद कर लो और इफेक्ट याद कर लो। ज्यादातर इसमें से उदाहरण पूछ लेते हैं कई बार, तो ध्रुवीय और अध्रुवीय के उदाहरण याद कर लो, परिभाषा द्विध्रुव आघूर्ण वाली याद कर लो, और नेट द्विध्रुव आघूर्ण वो आप देख लो भी किसमें जीरो होता है किसमें नहीं होता। ध्रुवीय में जीरो होता है, सॉरी नेट तो दोनों में जीरो होता है, स्टार्टिंग में नेट दोनों में जीरो होता है, लेकिन प्रेरित तो दोनों में ही हो जाता है। ठीक है, तो देखो फर्क क्या हुआ, आप यहाँ पे एक बार और मैं आपको बता देता हूं, तभी मैं थोड़ा सा आपको आज बार बार बता रहा हूं, मुझे ये है कि आपके समझ आ जाए किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ध्रुवीय, ठीक है, ध्रुवीय, और सही नहीं लिखा गया है, दोबारा लिख लेते हैं अपने। एक साइड तो मैं लिख रहा हूं पोलर, पोलर यानी ध्रुवीय, ठीक है, और एक साइड लिख रहा हूं नॉन पोलर। तो यहां पे दोनों का कंपैरिजन है। एक बार मेरे साथ दोबारा रिपीट करो आप कि जो पोलर या ध्रुवीय होते हैं उनमें जो प्रत्येक अणु का होता है, प्रत्येक क्या अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसमें तो जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रत्येक अणु का जीरो होता है। अब आता है दूसरे नंबर पर पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण। तो पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण इसमें भी जीरो होता है और इसमें भी क्या होता है, जीरो होता है। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण इसमें भी प्रेरित हो जाता है और इसमें भी प्रेरित हो जाता है। तो देखो दो चीजें सेम है, एक चीज डिफरेंट है, पोलर और नॉन पोलर यानी ध्रुवीय और अध्रुवीय में। तो समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब नेक्स्ट देखो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहां से स्टार्ट होता है ध्रुवण से, ठीक है ना। इससे पहले वाली जो कहानी है वो कभी भी पेपर में नहीं पूछी जाती, कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है एक आधा क्वेश्चन अगर आए तो, लेकिन पेपर में आज तक यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। और मैंने तो पिछली बार करवाया भी नहीं था ये वाला टॉपिक, लास्ट में जाके करवाया था बिल्कुल जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था, ठीक है, एक बार छुड़वा दिया था। मैंने कहा इसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें परिभाषा आती है ध्रुवण की। तो देखो ध्रुवण या पोलराइजेशन क्या होता है, तो ऊपर जो आपने ध्रुवण अभी पढ़ा है वही चीज होती है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। अब परावैद्युत पदार्थ आपके दोनों हो सकते हैं, ध्रुवीय भी हो सकते हैं और अध्रुवीय भी, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र जब भी आप किसी परावैद्युत पदार्थ पर लगा देते हो तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो इस प्रेरण की इस घटना को अपने क्या बोल देते हैं, ध्रुवण कह देते हैं। समझ आया। अब नेक्स्ट क्या है, छोटी छोटी परिभाषाएं ये सारी। नेक्स्ट परिभाषा क्या है, रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। अब ये क्या होते हैं, ये एक परिभाषा दी हुई है, ना ही आगे आपके इसके बारे में कोई डिटेल नहीं आएगी, ये आगे बीएससी में आएगी इसकी डिटेल। यहाँ पे ओनली परिभाषा है तो परिभाषा करवाऊंगा मैं आपको कि वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती और उसके अनुदिश हो समरेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपने किसी पदार्थ में कि ये कोई परावैद्युत पदार्थ है और इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया है, ये वाला ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र लगाया है, ठीक है, तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा, स्मॉल पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। तो अब इसमें क्या होगा, जो रेखीय समदैशिक पदार्थ होंगे इसमें जो इसमें पी वेक्टर की दिशा है बिल्कुल वही दिशा क्या होती है, ई वेक्टर की होती है। मतलब स्मॉल पी वेक्टर या द्विध्रुव आघूर्ण और सदिश और दूसरा ई वेक्टर, ये दोनों क्या होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, उनको रेखीय समदैशिक पदार्थ बोल देते हैं। और दूसरे विषमदैशिक पदार्थ होते हैं जिनमें अलग अलग दिशा में होते हैं। तो आपके रेखीय समदैशिक पदार्थ ये दिए हुए हैं, तो एक बार दोबारा परिभाषा रिपीट कर लो इसकी कि वे पदार्थ जिनमें क्या होता है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है उसकी दिशा क्या हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समान हो और उसके समानुपाती हो। मतलब जैसे जैसे आप क्या करोगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाओगे
वैसे वैसे आपके पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। उसे अपने बोल देते हैं रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ, लीनियर आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है बात बच्चों ध्रुवण सदिश। तो ध्रुवण सदिश में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज होती है, क्योंकि ध्रुवण सदिश की बुक में परिभाषा दी हुई है, ये वाला फॉर्मूला नहीं दिया। अगर ये वाला फॉर्मूला दिया होता तो आपके बुक से ही समझ आ जाता। तो ये चीज मैंने यहाँ पे डिफरेंट ऐड की है। देखो क्या होता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। अब क्या होगा, ये आपको एक चीज दोबारा से बताता हूं मैं कि ये वाला आपके पास क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। ठीक है, ये परावैद्युत पदार्थ है। तो अब इस पे जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दोगे तो इसमें क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ पी वेक्टर का मान आ जाता है, स्मॉल पी वेक्टर, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो इस द्विध्रुव आघूर्ण का मान लो आपके पास पी आ गया। अब जो आपने पदार्थ लिया हुआ है उसका आयतन है v आपके पास। तो जब इस p को v से भाग देते हैं तो इकाई आयतन में आपके पास जितना क्या हो द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो वो क्या हो जाता है, ध्रुवण सदिश उसको कह देते हैं। मतलब ध्रुवण सदिश अपने को बताता है कि आपका पदार्थ कितना ध्रुवित हो सकता है, उसमें कितना का द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो रहा है इकाई आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो आप सीधा कह सकते हो कि पदार्थ के इकाई आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश। तो देखो यहाँ पे दो पी आ जाते हैं, कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं कि पी आपके पास दो आ गए, एक स्मॉल पी आ गया और कैपिटल पी आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल पी ध्रुवण सदिश है और स्मॉल पी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। जो आपने पहले चैप्टर में द्विध्रुव आघूर्ण पी बराबर क्यू इंटू 2a फॉर्मूला पढ़ते हो ना, तो वो स्मॉल पी होता है आपके पास, कैपिटल नहीं होता। लिखते कैपिटल अपने बुक में देखना स्मॉल पी है, उसको अपने वैसे कैपिटल बना देते हैं उसका जो सिंबल होता है। ठीक है, तो स्मॉल पी वेक्टर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, ये पदार्थ का आयतन आ जाता है। अब नेक्स्ट रेखीय समदैशिक पदार्थों में आपको अभी बताया मैंने कि क्या होता है कि जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो देखो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अगर मान लो मैं यहाँ पे, वैसे तो क्या होता है कि जो स्मॉल पी वेक्टर है ये समानुपाती क्या है, इस ई वेक्टर के है। स्मॉल पी वेक्टर इस ई वेक्टर के समानुपाती है ये वाला। लेकिन अब ये बराबर किसके है, जब इसको आयतन से भाग देते तो ये कैपिटल पी वेक्टर के। अब अगर मैं यहाँ पे आयतन इकाई ले लूँ, आयतन कांस्टेंट ले लूँ, तो जो कैपिटल पी वेक्टर है वो स्मॉल पी वेक्टर के क्या आ जाएगा, समानुपाती आ जाएगा ना। तो सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि जो आपका कैपिटल पी वेक्टर है वो ई वेक्टर के समानुपाती होता है। भाई देखो कैसे कि अगर रेखीय समदैशिक पदार्थ होते कौन से हैं, पहले ये देखो। रेखीय समदैशिक पदार्थ वो वाले होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो आपका प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो, मतलब स्मॉल पी वेक्टर कैपिटल ई वेक्टर के समानुपाती हो। ठीक है, तो अब जो आपका कैपिटल पी वेक्टर है और स्मॉल पी वेक्टर है उसमें फर्क क्या है, कैपिटल पी वेक्टर भी आपका क्या है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण और स्मॉल पी भी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है, लेकिन कैपिटल पी वेक्टर आपका इकाई आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण है। तो द्विध्रुव आघूर्ण चाहे इकाई आयतन का हो चाहे पूरे आयतन का हो वो ई के तो समानुपाती होगा जब रैखिक समदैशिक पदार्थ है आपका। तो पी वेक्टर समानुपाती ई वेक्टर आता है और जब अपने इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है ये वाला। तो इसको एक्स नहीं पढ़ना, इसको अपने पढ़ेंगे काई। इसको क्या पढ़ेंगे, काई पढ़ेंगे। ये एक क्या होता है, सिंबल होता है। जैसे आप क्या पढ़ा था, एप्सिलॉन पढ़ा था आपने, ये एप्सिलॉन का सिंबल। तो काई को देखो लिखने का तरीका क्या होता है, एक तो इसमें आपको ऐसे समाकलन का निशान बनाना है और एक सीधी रेखा आपको खींचनी है। यहाँ पे ये रेखा बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। मेरे से टेढ़ी बन रही है बार बार, तो ये रेखा सीधी होनी चाहिए। एक रेखा आपकी ऐसी होती है और दूसरी रेखा बिल्कुल सीधी होती है। इस सिंबल को अपने बोल देते हैं काई या चाई, इंग्लिश वाले इसको चाई पढ़ते हैं। ठीक है, CHI होता है, काई अपने इसको पढ़ते हैं। तो ये एक कांस्टेंट है, इसको अपने क्या बोल देते हैं, पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति बोल देते हैं और ये विमाहीन राशि है। अब विमाहीन कैसे है, कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, तो आप इस पी वेक्टर का मात्रक निकालो या विमा निकाल लो, क्योंकि आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण की विमा है और आयतन की विमा है, इन दोनों को भाग दो। तो अब यहां से जब इसकी काई की विमा निकालेंगे तो वो कैपिटल पी वेक्टर बटा ई वेक्टर के बराबर आ जाएगा, काई जो होगा।
तो अब दोनों को भाग दे के देखना, आपके पास जो विमा है वो टोटल जीरो हो जाएगी, m0 l0 t0 सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि इसकी काई ई यहाँ पे नियतांक ऐसे पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति बोल देते एक नया कांस्टेंट है और ये एक विमाहीन राशि है। तो आज आप काम ये करना कि जो यहाँ पे एक तो p कैपिटल p वेक्टर की विमा निकालना, फिर उसकी विमा यहाँ रख के और स्काई की विमा निकालना, वो जीरो आएगी आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपका आज का टॉपिक था बच्चों। हो सकता है आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा हार्ड लगा हो, लेकिन घबराना नहीं है। आप ध्रुवण वाला टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लो, भी उसमें कुछ ना छूटे आपका। उससे पहले वाला अगर ध्रुवीय है, ध्रुवीय नहीं समझ आता तो एक बार उसको स्किप भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। उसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आता, वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है वो। अब जो असली चैप्टर स्टार्ट होगा ना, वो आपका 3rd वीडियो से होगा, जो इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता। समझ आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना समझ आया, किस में डाउट आ रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों। थैंक यू।